Hi everyone, this is Swarna. Welcome to Sports Voice. Again, I am back with second day match analysis. That is Delhi Capitals versus Kings 11 Punjab. मैच टू मैच सेकेंड मैच का एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर SP यादव सर. He is ICC Level 2 coach and he is the state coach of Meghalaya too. सर कल का मैच सोचे ही नहीं था वो सुपर ओवर में भी चले जाएगा, लेकिन शुरुआत से देखने से उतना खास प्रदर्शन नहीं देख पाए थे. दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब का मैच जो भी है, तो वो मैच एनालिसिस आप प्लीज़ कैसे टीम उन लोग टाई पर पहुंचे थे, मैच स्कोर कैसे बराबर हो गया और सुपर ओवर के बारे में बताइए सर. आपका स्वागत है सर स्पोर्ट्स वॉइस पे. थैंक यू स्वर्णा जी, थैंक यू. सही पहले इसी चीज का तो रोमांच है आईपीएल का और T20 का, और इसी का मजे ही आता है देखने का, कब मैच में उतार चढ़ाव होता है. तो यही तो मेन है आईपीएल, इसीलिए हमें आईपीएल अच्छा भी लगता है और इंटरेस्टिंग भी बनाता है. ऐसे जब मैचेस होते हैं, जब एक टीम ऐसा लगता है कि कम स्कोर पे आउट हो जाएगी, लो स्कोरिंग मैच होगा और वो बहुत ज्यादा रन कर देती है, तो यही चीज क्रिकेट और T20 क्रिकेट को अच्छा बनाता है. तो अभी हम बात कर रहे हैं किंग्स दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के जो मैच के बारे में. तो जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग के बारे में बात करते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स ने जैसे ही स्टार्ट किया अपने इनिंग को, तो ज्यादातर इनके जो ओपनर बैट्समैन थे पृथ्वी शाह और शिखर धवन, वो ज्यादातर टिक नहीं पाए. शिखर धवन जल्दी रन आउट हो गए. शिखर धवन और पृथ्वी शाह के बीच में कॉलिंग अच्छा नहीं हुआ, जो बिटवीन द विकेट रनिंग रन आउट हो गया. उसमें कॉलिंग, क्योंकि आप पृथ्वी शाह ने एक बार यस बोल के फिर नो बोला, इसके बाद शिखर धवन को वापस जाने में टाइम लगा, और क्योंकि जब तक बहुत ज्यादा फासला था विकेट तक पहुंचने में, उनको क्रीज में आने में, तो जब तक वो रन की वजह से उन लोग विकेट खोना पड़ा. हाँ, वो कभी कभी गलती हो जाती है किसी भी प्लेयर से, ठीक है, कोई एक पार्ट ऑफ गेम है, क्रिकेट है. तो वो फिर भी अभी इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी. पृथ्वी शाह भी विकेट पे थे, इसके बाद हेटमेयर आए, ते दोनों इनिंग को थोड़ा सा संभालने की कोशिश तो किया. बीच में एक चौके पृथ्वी शाह ने मारा और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों यंग बैट्समैन है, ये दिल्ली कैपिटल्स को लेकर आगे जाएंगे. क्योंकि पृथ्वी शाह को भी अगर हम देखें तो पिछले साल आईपीएल में इन्होंने बहुत अच्छी हिटिंग किया था, बहुत अच्छा इनिंग खेला था इन्होंने, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर विश्वास था. लेकिन अगर बात किया जाए अपोजिट टीम जो बॉलिंग कर रही थी उनके बॉलर्स की, तो जैसे मोहम्मद शमी और कॉट्रेल, ये दोनों जो बॉलर थे, उनके स्ट्राइक बॉलर जो थे, वो दोनों शानदार बॉलिंग कर रहे थे. और बॉलिंग आपको पता है कि मोहम्मद शमी वैसे भी जबरदस्त बॉलर हैं और शानदार बॉलिंग करते हैं. लेकिन अगर मोहम्मद शमी को उनके लायक जो पिच है, उनके फेवर में जो अगर विकेट मिल जाता है, पिच मिल जाता है, तो आप एक इमेजिन कर सकती हैं वो कैसी बॉल डाल सकते हैं. जैसा कि कल मैंने देखा कि विकेट पे जवाब ही नहीं है सर. लाजवाब बॉलिंग जी विकेट पे कल देखा तो ग्रास था. जब ग्रास था तो मोहम्मद शमी, एक तो उनकी स्पीड भी अच्छी है, 140 प्लस बॉल डालते हैं, दूसरा उनका बॉल पे कंट्रोल अच्छा है, तीसरा वो सीम बॉलर है, सीम पे अच्छा कंट्रोल करते हैं. और सीम बॉलर, स्वर्णा जी मैं बताना चाहूंगा, जो सीम बॉलर होते हैं वो सीम बॉलर बैट्समैन को बहुत डिफिकल्ट देते हैं खेलने में. क्योंकि जैसे ही उनकी बॉल सीम से गिरती है तो बैट्समैन को कई बार पता नहीं चल पाता है कि बॉल अंदर या बाहर कहाँ जाएगी, कहाँ अंदर आएगी या बाहर जाएगी, और कितनी हाइट पे उठेगी. क्योंकि एक्चुअली में मोहम्मद शमी की हाइट अच्छी है और वो अपने रिस्ट पोजीशन को जो है वो बहुत ऊपर से लेके आते हैं, हाई आर्म बॉलर हैं, और तो उनको ये बेनिफिट मिलता है. और सिम से जैसे ही बॉल गिरती है तो एक बैट्समैन की एक हाइट पे आती है, एक बेस लेवल पे आती है, जो कि ड्राइव मारना उनको डिफिकल्ट है. और कल ऐसे विकेट को बैक ऑफ द लेंथ, थोड़ा सा पीछे, गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे बॉल रख रहे थे, ताकि बॉलर उनको बैट्समैन उनको खेल ना पाए, ड्राइव भी ना खेल पाए और परेशान कर पाए. तो हुआ यही.
तो जैसे ही मोहम्मद शमी को पृथ्वी शॉ खेल नहीं पा रहे थे, तो वो थोड़ा सा चलाने में आ गए, थोड़ा 1-2 बॉल उन्होंने चलाया था ऑन साइड में, थोड़ा सा वो ऑन साइड में चलाते हैं, तो इसलिए मोहम्मद शमी ने थोड़ा सा बॉल को थोड़ा ऑफ स्टैम्प, फोर्थ स्टैम्प की तरफ, बाहर की तरफ रखा और उठती हुई बॉल, एक बाउंसर टाइप की बॉल है, शॉर्ट पिच बॉल डाला उन्होंने, और पास से बैक ऑफ द लेग, जो इतने शॉर्ट भी नहीं थी, थोड़ा पीछे था गुड लेन से, तो वहीं से बॉल पृथ्वी शॉ को उठ के आया, और एक तो स्पीड तेज आया, और बॉल तेजी के साथ निकला सीम से गिरने के बाद। पृथ्वी शॉ उसको समझ नहीं पाए कि मुझे छोड़ना है या खेलना है, लेकिन वो खेल गए, वो उनको रूम नहीं मिल पाया। अभी जैसे बैट्समैन को अगर रूम नहीं मिला, टाइमिंग सेट नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं वो गलती कर गए, तो उनकी टाइमिंग सेट नहीं हो पाया और वो जल्दी कैच आउट हो गए। तो पृथ्वी शॉ भी चलते बने। इसके बाद हेडमेयर और ऋषभ पंत खेल रहे थे। हेडमेयर इसके बाद हेडमेयर भी आउट हो गए। इसके बाद हेडमेयर भी ज्यादा टिक नहीं पाए। मोहम्मद शमी के बॉल पर हेडमेयर भी ज्यादा टिक नहीं पाए। रीजन क्या था? बीच में आपने देखा होगा कॉट्रेल ने परेशान किया था और मोहम्मद शमी ने भी हेडमेयर को परेशान कर रहे थे। ऑफ स्टैम्प की बाहर छोड़ती हुई गेंदों कई बार वो बाहर निकल रहा था, तो उनका बैट बॉल तक पहुंच भी नहीं पा रहा था, वो पैर भी नहीं चला पा रहे थे शुरू में। उनका फुटवर्क इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था हेडमेयर का, शुरू से पता चल रहा था शुरू में। तो उन्होंने एक इसके बाद भी एक चौका उन्होंने एक छोटी गेंद पर शमी की एक छोटी गेंद पर उन्होंने एक चौका मारा था, क्योंकि अच्छा उन्होंने पिक किया था। इसके बाद क्या है कि मोहम्मद शमी इतने एक्सपीरियंस होल्डर बॉलर हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, कि फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उसी लाइन को अपने बॉल के उसी लाइन को लेंथ तो वही रखा उन्होंने, लाइन थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा रूम नहीं दिया उनको। हाँ, मतलब ऑफ स्टंप के बाहर ही रखा। तो हेडमेयर उसको ऑन साइड में खेलना चाहते थे। वो भी वही गलती की है जो ऋषभ पंत ने किया वही। अगर वो सीधे बैट से उसको खेलते तो शायद बच जाते। तो जैसे ही उन्होंने ऑन साइड में घुमाने की कोशिश किया और वो बैट का आउटर एज लगा, टॉप एज लगा और वो जाकर कवर्स में कैच हो गए। क्या तो इसमें भी वो बैट का एज में लगा था ना सर, ज्यादा ऊंचाई तो जा रहे लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे। लाइक 6 जाने का था लेकिन कैच में पकड़ गए। नहीं जो हेडमेयर थे वो तो सिंगल के लिए खेले थे, बॉल को सिंगल के लिए खेले थे, लेकिन वो गलत खेल गए। वो सीधे बैट से खेलना चाहिए था, लेकिन वो ऑन साइड में जबरदस्ती खेल रहे थे मोहम्मद शमी को, क्योंकि वो बॉल बिल्कुल ऑफ स्टंप के आसपास फोर्थ स्टंप पर डाल रहे थे। उनको सीधा कवर्स और मिड ऑफ की तरफ ही खेलना चाहिए था उनको, लेकिन वो गलत तरीके से खेला और जिसका अंजाम उनको भुगतना पड़ा और वो भी कैच देकर कवर्स में वो चले गए। तो मैं देखा 4 ओवर में शायद 13 रन पे इनके 3 विकेट आउट, 13 रन पे 4 आउट हो चुके थे दिल्ली कैपिटल्स का। तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रन नहीं बना पाएगा, क्योंकि फिर भी एक होप बना हुआ था कि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जो उनके मेन बैट्समैन भी पीछे थे वो एक अच्छी इनिंग खेलेंगे। हम सभी लोग यही होप कर रहे थे कि ये लोग अगर इनिंग को संभालेंगे तो एक अच्छी इनिंग ये दोनों खेल सकते हैं। हुआ वो ऋषभ पंत और फर्स्ट इनिंग्स में आप जैसे बोले कि जल्दी विकेट्स तो गिर जा रहे थे, लेकिन स्कोर के लेके ना वेरी कैरी ऑन ना अच्छा से हुआ उन लोग का, दिल्ली कैपिटल्स का। हाँ, तो जैसे ही ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने इनिंग को संभाला तो दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप किया और वो 86 रन तक ये दोनों लेकर गए टीम को, जिसमें देखा होगा कि सबसे अच्छा, अगर जो एज ए कोच मैं बात करूं, सबसे अच्छा जो इनिंग खेल रहे थे एज ए कैप्टन श्रेयस अय्यर, क्या इनिंग वो खेल रहे थे। उन्होंने ज्यादा रन तो नहीं बनाया, फिर भी ठीक ठाक रन बनाया उन्होंने, लेकिन वो सीधे बैट से क्या क्लास था उनमें, क्या फुटवर्क था उनमें, क्या वो सीधे बैट से। एक कोच होने की वजह से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे उनकी बैटिंग इतनी अच्छी लगी
और सीधे सिंगल भी ले रहे थे, वो बराबर सिंगल चल रहा था, ऋषभ पंत भी उधर से खेल रहे थे। और श्रेयस अय्यर में मैं एक चीज और देखा, जैसे उनको आगे की बॉल मिलती थी और वेट करते थे, और उन्होंने जबरदस्त 3 छक्के उन्होंने मारे और लंबे छक्के मारे श्रेयस अय्यर ने। तो ये एक अच्छे बैट्समैन की यही निशानी होती है स्वर्णा जी की, वो कभी भी फालतू का अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेता है, वो गेम को चलाता है। और गेम चलाने का मतलब है कि सिंगल रोटेट करना, तो सिंगल रोटेट करते थे श्रेयस अय्यर, बीच में उनको एक ऊपर की बॉल मिलती थी, उस पर हिट करते थे। यही एक कैप्टनसी भी, आप एक कप्तान के रूप में भी उनको हम देखें तो उनका बहुत अच्छा इनिंग था, जिसकी वजह से ऋषभ पंत भी थोड़ा अच्छा खेल रहे थे। तो बीच में लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब के जो बॉलर्स थे वो ज्यादा रन नहीं दे रहे थे भी। इनिंग तो ये अच्छा लेके जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मोहम्मद शमी और कॉट्रेल के ओवर स्पेल थोड़ा ब्रेक दिया कप्तान ने, केएल राहुल ने, इसके बाद रवि बिश्नोई और गौतम को लेके आए, जो उनके दोनों मेन स्पिनर थे। इन्होंने भी बहुत अच्छा बॉल डाला, इन दोनों ने क्या कमाल की बॉलिंग किया स्वर्णा जी। रवि बिश्नोई जो अभी 19-20 साल के हैं, अभी इस साल वर्ल्ड कप भी इंडिया अंडर-19 का खेले थे, फाइनल में इन्होंने क्या बांग्लादेश के अगेंस्ट बॉल डाला था, वही बॉलिंग आज उनसे देखने को मिला। उन्होंने क्या ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन को कितना अच्छा फंसा के रखा उन्होंने, और ऋषभ पंत को बिल्कुल मारने नहीं दिया उन्होंने। और वो जो बॉल डाल रहे थे वो एक गोगली बॉल डाल रहे थे, सारी बॉल गोगली, क्योंकि एक क्या होता है कि वो ऋषभ पंत लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए रवि बिश्नोई की बॉल बाहर की तरफ टर्न हो रही थी, निकल रही थी, और वो तेजी के साथ भी डाल रहे थे, जिसमें ऋषभ पंत उसको खेल नहीं पा रहे थे। ऋषभ पंत एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ स्वर्णा जी, ऋषभ पंत जो है वो ज्यादातर 70% जो शॉट्स है वो ऑन साइड में वो चलाते हैं बैट को, वो ऑन साइड में कहीं की बॉल मिलता है ज्यादातर वो ऑन साइड में ही खेलते हैं, उनको ऑन साइड स्ट्रांग है। ऑफ साइड में ऋषभ पंत कहीं ना कहीं वीक है, अगर सच्चाई देखा जाए तो। उसी को रवि बिश्नोई ने पकड़ लिया, और इसी चीज को पकड़ के ऋषभ पंत के जो रेंज में है वो भी बॉल नहीं डाल रहे थे। उनके पास जो ओवर पिच बॉल है, जो उनके थोड़ा सा बैक ऑफ द लेन, थोड़ा और पीछे की तरफ रख रहे थे, ताकि ऋषभ पंत के रिच में बॉल ना गिरे। अगर ऋषभ पंत के रिच में बॉल अगर गिरता है तो चाहे वो 4th स्टैम्प पे बॉल हो या 5th स्टैम्प पे हो या ऑफ स्टैम्प पे हो, कहीं पर भी हो, वो वहां से वो खींच कर मार देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ताकत बहुत है, उनके बाजुओं में जान बहुत है, वो ऑन साइड में खींच देते हैं, तो ताकत से खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई को ये चीज पता था, इसीलिए उन्होंने बहुत पीछे रखा और गोगली बाहर की तरफ। तो ऋषभ पंत उससे परेशान दिख रहे थे, और परेशान 1-2 सिंगल उन्होंने लिया था, 2-3 सिंगल। इसके बाद हम कह सकते हैं जब जिसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है स्वर्णा जी, कोई भी बैट्समैन हुआ, तो शेर कब तक शांत रहेगा। होता ना कि शेर को अगर उसका शिकार नहीं मिलता है तो एक दो बार डिफेंस करता है वो, कि भाई चलो देखेंगे। तो ऋषभ पंत भी वही अपना डिफेंस पे लगे थे, एक आध सिंगल ले लिया, देखता हूँ, 1-2 बार चलाए, नहीं हुआ। लेकिन वही है, शेर तो भूखा था अपने रन के लिए कि कहीं से भी रन नहीं आ रहा है, मेरा तो एरिया है ऑन साइड में। तो यही हुआ रवि बिश्नोई ने जैसे ही बॉल डाला गुगली बॉल थी, और ऋषभ पंत ने गलती वही किया, ऑन साइड में चला दिया। ऑन साइड में चलाने के बाद उनका इनसाइड एज जो बैट का प्लेट ऑन इनसाइड एज जो लगा, बैट का निचली हिस्सा जो लगा, और उससे लगकर वो बोल्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं जैसे ही आप क्रॉस खेलने जाते हैं, क्रॉस जैसे ही खेलते हैं, तो क्रॉस खेलने में प्रॉब्लम यही होता है, इनसाइड एज जो नीचे का बैट का एज है वो लग के आप बोल्ड होते हैं कई बार। तो ऋषभ पंत के भी साथ हुआ। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध में जो है रवि बिश्नोई एक 19-20 साल के, एक मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक एक्सपीरियंस बैट्समैन, एक इंडिया खेले हुए एक ऋषभ पंत जैसे बड़े बैट्समैन का विकेट लिया, तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एक तो रवि बिश्नोई के लिए अच्छा रहा, दूसरा क्या है कि दिल्ली कैपिटल के लिए फिर एक दुख की घड़ी आ गया। ऋषभ पंत आउट हुए, 14 ओवर हो चुका था, 14 ओवर में उनके स्कोर 86 रन थे, तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर नहीं था। हम ये सोच रहे थे चलो 3 या 4 ओवर श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत और खेलते हैं तो 120
5 तक के 17 ओवर में लेके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऋषभ पंत को आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर अगली बॉल पर, यानी 15 ओवर में पहले ही बॉल पर शायद, फिर वो मोहम्मद शमी ने उनको आउट कर दिया। तो इसमें तारीफ करना पड़ेगा केएल राहुल का, जो किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन है। उन्होंने मोहम्मद शमी का एक ही ओवर बचा हुआ था इस स्पेल का, लेकिन उन्होंने देखा ऋषभ पंत अगर आउट हो गए, तो अगर हम इसमें एक विकेट और ले सकते हैं, अगर श्रेयस अय्यर को आउट कर सकते हैं बीच में, वो अगर वो मारने जाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स का जो कमर है हम तोड़ देंगे। यही प्लानिंग के साथ केएल राहुल ने मोहम्मद शमी को वापस लेकर आए थे, और ये मेरे हिसाब से एक अच्छी कप्तानी थी ये, और हुआ भी वही, क्योंकि श्रेयस अय्यर उनको मारने के चक्कर में, क्योंकि वो लेंथ में बॉल नहीं दे रहे, उनके रेंज में बॉल नहीं दे रहे थे, एक थोड़ी छोटी बॉल रख रहे थे, बैक ऑफ द लेंथ थोड़ा सा पीछे रख रहे थे, और उस बॉल पे श्रेयस अय्यर दूर से चलाने गए, उसमें भी वो कैच आउट होकर चले आए। तो यहाँ कहीं एक रन के अंदर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ये दोनों विकेट चला गया। जब दोनों विकेट आउट हो गया तब तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो बहुत बड़ा मुसीबत आ गया। अब उनके ऊपर एक पहाड़ जैसा मुसीबत आ गया। इसके बाद 17 ओवर तक स्टोनिस आए। स्टोनिस जैसे ही आए तो थोड़ा सा सिंगल थोड़ा बीच में उन्होंने खेला, एक आध ओवर उन्होंने भी वो भी फंस के खेला। इसके बाद 17 ओवर में 100 रन था इनका 17 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का। तो हम सारे बोल रहे थे कि 3 ओवर में ज्यादा रन नहीं बनने वाले हैं, मुश्किल से 25 या 30 रन बनेंगे। लेकिन स्टोनिस ने क्या बैटिंग किया स्वर्णा जी। स्टोनिस ने आते ही जो हाथ खोले हैं, जो जॉर्डन को मारा है, उन्होंने किसी भी बॉलर को बख्शा नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया हाँ वो T20 की इसीलिए बादशाह प्लेयर हैं, और लंबे छक्के मारे हैं, और कहीं से भी वो मार रहे थे, अपने पावर का यूज कर रहे थे, अपनी टेक्निक हो गया स्टोनिस का बैटिंग। तो स्टोनिस का जो उन्होंने 50 रन बनाया, उन्होंने जो 21 बॉलों में जो उन्होंने रन बनाया है स्वर्णा जी, वो काबिल तारीफ है। तो जो ये सम्मानजनक स्कोर, एक अच्छा स्कोर बोल सकते हैं, सम्मानजनक नहीं, एक अच्छे स्कोर पर ले जाने का मेन जो योगदान रहा वो स्टोनिस और श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत का रहा। ये दोनों लोग बीच में इनिंग को संभाला। इसके बाद स्टोनिस ने अपना जो एक होता है कि भाई कि विस्फोट करके अपना जो खलनायक का रोल था उन्होंने पूरा निभा दिया। लास्ट में जाकर उन्होंने खूब धुनाई किया किंग्स 11 पंजाब के। इसलिए परफॉर्मर ऑफ द डे, मैन ऑफ द मैच एंड स्टोनिस को ही मिला था ना सर दिल्ली कैपिटल्स का। जी। तो स्टोनिस ने 2 विकेट भी लिए थे, जब बॉलर ऑलराउंडर खेल रहे थे। तो वो 29 रन 3 ओवर में 29 रन देके दो बैट्समैनों को आउट भी किया था उन्होंने, और उन्होंने रन भी बनाया था अच्छा, इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब मैन ऑफ द मैच दिया गया उनको स्टोनिस को। सर किंग्स 11 पंजाब का सारे बैट्समैन तो स्कोर अच्छा नहीं कराया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने स्कोर टाई कराया। इसमें कौन कैसे खेला और मैच के बारे में बताइए सर। अगर हम मयंक अग्रवाल का बात ली तो खासकर उसी के चलते ही मैच टाई हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। स्वर्णा जी देखिए, दिल्ली कैपिटल के बारे में आपको बता दिया, कैसे उनकी पूरी इनिंग के बारे में आपको बताया डिटेल्स में। अभी किंग्स 11 पंजाब का भी जब शुरुआत हुआ तो उसमें भी कहीं ना कहीं इतना अच्छा शुरुआत नहीं था। उनके भी 30 रन के आसपास केएल राहुल को बोल्ड हो गए थे मोहित शर्मा की बॉल पर, और आउट होकर पवेलियन चले गए थे। तो धीरे जो उनके और भी बैट्समैन थे वो 20-12 ऐसे करके 12 रन बनाए। लेकिन एक एंड से जो अपना मयंक अग्रवाल थे वो जमे हुए थे, क्योंकि जब मयंक अग्रवाल जमे हुए थे और वो स्ट्रोक प्लेयर हैं और वो अच्छा खेलते हैं, और सिंगल डबल और हिट्स भी अच्छे मारते हैं, अच्छे प्लेयर हैं वो, इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक एंड से एक स्वर्णा जी ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी एक बैट्समैन अगर वो ओपन करने आता है या 1 डाउन आता है, जब वो विकेट पर आता है, अगर वो 15-17 ओवर 18 ओवर 19 ओवर तक खेलता है, तो स्कोर कितना भी हो किसी भी टीम का, तो एक होप बना रहा था कि कहीं ना कहीं हम इसको चेज करेंगे।
तो वही हुआ एक्चुअल में, किंग्स इलेवन पंजाब के साथ वही हुआ। इनके बैट्समैन आउट तो हो रहे थे और ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मयंक अग्रवाल एक तरफ से वो फायर हिट कर रहे थे, जबरदस्त खेल रहे थे। और वो उन्हीं का केवल एक ऐसा बैट्समैन मयंक अग्रवाल की वजह से ये मैच टाई हुआ, क्योंकि उन्होंने करीब करीब पूरे मैच का आधे से ज्यादा रन उन्होंने ही बना दिया किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, और 60 बॉलों में 89 रन बनाया उन्होंने। और क्या जबरदस्त पारी खेली उन्होंने, उनकी वजह से, सिर्फ उनकी वजह से किंग्स इलेवन पंजाब का जो स्कोर है वो दिल्ली कैपिटल के स्कोर के बराबर पहुंचा और मैच टाई हुआ। तो हाँ उसमें सर, मयंक अग्रवाल ही रहे उसमें। हम लोग तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था सुपर ओवर आएगा। दोनों मैच कैसे टाई हो गया, आगे कैसे सुपर ओवर तक पहुंच गए सर? जी, सुपर ओवर में मैच पहुंचाने वाले मयंक अग्रवाल हैं। मयंक अग्रवाल ने क्या इनिंग खेला, और सुपर ओवर में आपने देखा होगा, सुपर ओवर में वो इंटरेस्ट नहीं आया जो एक आना चाहिए था, जो एक इंटरेस्ट होना चाहिए था दर्शकों के लिए, देखने वालों के लिए, जितने भी टीवी के पास चिपके हुए थे जितने लोग, तो मजा नहीं आया। क्योंकि वो रबाडा ने उनके दोनों बैट्समैन को जल्दी पेविलियन भेज दिया, क्योंकि 2 ही आउट होने का मतलब, एक ओवर मिलता हो उसमें 2 ही आउट होते हैं, रूल है। 2 अगर आउट हो गया तो आपकी समझ लीजिए पूरी टीम आउट हो गए, तो वो 2 रन पर 2 आउट हो गए। तो शायद किंग्स इलेवन पंजाब को दिल्ली कैपिटल्स को जो है बनाने के लिए केवल 3 रन का टारगेट मिला था, तो इजी वो बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुपर ओवर भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा, इतना मजेदार नहीं रहा। अगर वो 12 या 15 रन का जाता तो थोड़ा हमें भी मजा आता, और वो क्योंकि वो वन साइड मैच हो गया था, दिल्ली कैपिटल्स के लिए वन साइड मैच हो गया था। So thank you so much for your analysis in the second match, second day of Dream 11 IPL 2020. सर, IPL T20 में एज ए कोच आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जो हमारे नया प्लेयर्स जो भी हैं, इंडिया का प्लेयर्स, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? लाइक कहीं ना कहीं हमारा नया प्लेयर्स, अपकमिंग प्लेयर्स IPL का लाइन में पड़े हुआ है, तो उन लोग को ये गेम देखें ना, क्या सीखना चाहिए? T20 गेम कैसे खेलना चाहिए और क्या सीखना चाहिए जो भी टीम को? आपके बातों में बताइए सर। यंगस्टर्स जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप तो क्रिकेट लेवल 2 कोच हैं ICC का, तो उन लोग का कुछ टिप्स दीजिए सर। अगर ऐसे सिचुएशंस अबू धाबी देखे तो बहुत ड्राई पिचेस हैं उधर देखे तो आपका एक्सपीरियंस से यंगस्टर्स को थोड़ा मैसेज दीजिए, बॉलर्स को या बैट्समैन को कैसे खेलना है। जी स्वर्णा जी, देखिए एज ए कोच मैं जितने भी यंगस्टर हैं, जो ये IPL है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब मैच देखता हूँ किसी भी टीम का, IPL में जो 8 टीम है, मैं किसी टीम का कोई भी मेरा फेवरेट टीम नहीं होती है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं किसी टीम का फैन नहीं हूँ, ना किसी प्लेयर का फैन हूँ, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। मैं उस प्लेयर का फैन हूँ, उस टीम का फैन हूँ जिस दिन जिस टाइम वो गेम अच्छा खेलते हैं, और वो कोई उनमें एक बैट्समैन उनका या एक बॉलर अच्छा बोल रहा था, एक बैट्समैन उनका, क्योंकि मैं एज ए कोच अपनी नजरिए से देखता हूँ, तो वही प्लेयर और वही टीम उस दिन के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी टीम मानी जाती है, बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है। तो जैसे मैं एज ए कोच आपको बता सकता हूँ, जैसे श्रेयस अय्यर की बात किया, और पिछले मैच में जैसे चेन्नई सुपर किंग में मैंने डुप्लेसी और लोगों की बात किया था, तो मतलब इस हिसाब से इस मैच में भी श्रेयस अय्यर सीधे बैट से खेल रहे थे, और मयंक अग्रवाल ने इतनी अच्छी इनिंग खेला, और स्टोनिस ने इतनी अच्छी इनिंग खेला। ये सब इनके हम फैन होते हैं, उस दिन के लिए फैन होते हैं। जो अच्छा प्लेयर होता है, जो अच्छा चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, एज ए कोच मैं उसी का फैन होता हूँ। मैं किसी टीम का मैं फैन नहीं हूँ IPL में। तो मैं क्योंकि मैं अपनी नजरिए से देखता हूँ, तो जो यंग प्लेयर है हमारे, जो क्रिकेटर्स हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग IPL देखिए, अच्छी बात है, जुनून रखिए, क्योंकि IPL ही आपके अंदर एक जुनून पैदा करता है, लेकिन जुनून के साथ साथ
जो उनके स्टार प्लेयर हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, फील्डर हैं, उनको कहीं ना कहीं आप जरूर फॉलो कीजिए कि T20 गेम कैसे चलाते हैं। क्योंकि अभी मैं वनडे और टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी T20 चल रहा था। मैं T20 फॉर्मेट में मैं यंग प्लेयरों को, जो हमारे युवा प्लेयर हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी ये दिमाग में मत रखिएगा कि T20 है तो हमें मार के खेलना है या हिट अच्छा मारना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिट नहीं भी मारते हैं तो आप इनिंग को बिल्डअप कीजिए, एक इनिंग को चलाइए आप अच्छे से। जैसे आप श्रेयस अय्यर ने और ऋषभ पंत ने चलाया चेन्नई सुपर किंग में, आपने देखा रायडू और डुप्लेसी ने जिस तरीके से इनिंग को चलाया। हिट तो देखिए, हिट लगना वो अपने हाथ में है, जब अपने हाथ में है, जब आप विकेट पे सेट हो जाते हैं, जब विकेट पे आप सिंगल डबल से आप रन बनाना स्टार्ट करते हैं, साइड रोटेट करते हैं अपने आप को, तो एक ना एक कोई भी बॉलर, दुनिया का कोई भी बॉलर, चाहे वो T20 गेम हो या T10 गेम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई बॉलर एक बॉल आपको, गंदी बॉल यानी बेकार बॉल आपको जरूर देगा। या तो छोटी बॉल देगा, या तो फुल टॉस देगा, या तो कैसे भी बोल देगा, तो उस पे आप हिट मार सकते हैं, लंबे छक्के आ सकते हैं, चौके आ सकते हैं। लेकिन जो बड़े स्कोर बनाना है वो चौके छक्के से नहीं बनता। ये हमारा और आपका वहम होता है कि चौके छक्के से बड़ा स्कोर बनाने के लिए आपके जो सिंगल डबल रन है, जो रोटेट करते हैं, जो दो बैट्समैन साइड अपना रोटेट करते हैं, सिंगल के लिए भागते हैं, डबल के लिए, वही हमारा बेस तैयार करता है किसी भी टीम को बड़ा रन बनाने के लिए। तो T20 में भी सेम, जितने भी युवा प्लेयर्स हैं उनको यही देखना चाहिए किस तरीके से ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने बीच में इनिंग को आगे बढ़ाया, और 13 रन पर उनके 3 आउट होने के बाद भी उन्होंने 86-87 तक टीम को लेके गए, जिसका स्टोनिस ने इसके बाद जो उनका बेस बनाया हुआ जो चीज था, जो बेस उन्होंने बनाया था, जो एक टीम को उन्होंने बेस बना के दिया था श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने, उसी का फायदा स्टोनिस ने उठाया। क्योंकि बेस ऑलरेडी बन चुका था, तो स्टोनिस को हाथ खोलने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया, और उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया और उस पर वो सक्सेस हो गए। तो यही होती है टीम प्लानिंग। तो ज्यादातर युवा प्लेयर जाते ही वो सोचते हैं कि मैं 6 बॉल पर 6 छक्के मार दूं, या 1 ओवर में 4 चौके मार दूं। 4 छक्के कुछ नहीं होता। अगर 1 ओवर में आपको 1 बाउंड्री भी आता है और 3 या 4 रन सिंगल मिलता है, तो हर ओवर में आपको 7 से 8 रन एवरेज में मिल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 रन पर ओवर आप बना रहे हैं, तो अगर T20 गेम है तो 180, 160, 170 तक आप एक बहुत बड़ा स्कोर दे सकते हैं किसी टीम के लिए। सपोज कीजिए कोई भी बैट्समैन अगर 1 ओवर में 4 छक्के मारता है या 3 छक्के मारता है, 18 रन बना के फिर वो आउट हो जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब दूसरा बैट्समैन आता है तो उसको सेट होने के लिए 2-4 बोले 5 बोले लगता है, तो उसका जो 18 रन है, 18 रन, वो काउंट नहीं होता। वो सारा मिलाकर ले जाकर बाद में वो बराबर हो जाता है। तो सारा क्या होता है कि पूरी टीम 120, 125, 130 इतने पे लटक जाती है। तो अगर हम सिंगल डबल खेलें इस 20 के गेम में भी, सिंगल बीच में हम हिट भी मारे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको हिट नहीं करना, हिट कम मारना, किस बॉल पे मारना जो बेकार बॉल है। हर ओवर में कोई भी बॉलर 1 से 2 बॉल आपको मारने वाली देगा। अब आप अच्छे बैट्समैन है, विकेट पे रुके हुए हैं, तो आपको उस चीज का अकल आ जाएगा। जितना टाइम आप विकेट पर ज्यादा बिताएंगे उतना आप सेट होते चले जाएंगे, तो रन तो अपने आप मिलते हैं, बाउंड्री तो अपने आप मिलता है। केवल सिंगल और डबल खेलना बैट्समैनों के लिए पेशेंस लेवल का काम होता, उनका मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, और वही मेन डिफिकल्ट है, सिंगल और डबल खेलना। तो हमारी जो टीम का फायदा, जो हमारी युवा पीढ़ी है, तो T20 मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने इस आपके माध्यम से शोना जी, जो हमारी युवा पीढ़ी के क्रिकेटर्स हैं, वो हम एक बोलते हैं ना कि मॉडर्न युग में आ गए, तो हम T20 समझते हैं कि भाई ये फायर करने वाला गेम है, इसमें कोई नहीं टिकने वाला, इसको हम धूम धड़ाम करके हम इसको स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिकेट चाहे T20 हो, T10 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, वो अपने हिसाब से ही खेला जाता है। उसमें हर चीज में कहीं ना कहीं टेक्निक, कहीं ना कहीं स्किल वो काम तो आती है। उसके लिए आपको हर फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसीलिए T20 में भी अपने आप को डाल लेते हैं, वनडे में भी डाल लेते हैं, टेस्ट में भी डाल लेते हैं। सब आपके माइंड के सोच पर निर्भर करता है। तो युवा बिल्कुल ये गलती ना करें
कि T20 है, हम जाके चलाएंगे मारेंगे, ऐसा नहीं। आप इनिंग को बिल्डअप कीजिए, ले जाइए, क्लोज ले जाइए। अच्छे रन बनाने के लिए अगर आप चेस कर रहे हैं तो आप बिल्डअप करके इनिंग सिंगल डबल खेल के आप क्लोज जाइए मैच के। अगर मैच के क्लोज जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अगर 12 बॉलों में या 1 ओवर में 15 रन भी बनाना होता है, आपके पास विकेट्स होते हैं, आप टिके होते हैं, तो आप इजी बना सकते हैं। जो कि इस चीज को महेंद्र सिंह धोनी से सीखना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का युवाओं के लिए। मैं आपको अपने माध्यम से ही बोल रहा हूँ कि युवा को ये मैसेज समझना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी से सीखे मैच को कैसे बनाते हैं और लेके जाते हैं, बाद में वो हिट कर लेते हैं, क्योंकि वो जमे होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है और जो बॉल है उनको बहुत इजी दिखाई देता है और उनका पूरी बॉडी खुली होती है, पूरा फुटवर्क अच्छे से यूज कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री होके खेलते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होता है। तो मैच को कितने भी रन बनाना है, 12 बॉलों पर 30 भी वो बना के मैच जिता लेते हैं। तो इसीलिए T20 को कभी भी आप धूम धड़ाम वाला गेम मत समझिएगा, उसको भी चलाना चाहिए आपको सिंगल और डबल के हिसाब से। मेरा मैसेज थैंक यू सो मच सर। आपका मैसेज कितना वैल्यूबल रहता है ना अपकमिंग प्लेयर्स का, क्रिकेटर्स को, जो भी व्यूअर्स हमारा शो देखते हैं तो बहुत फायदे होते हैं। इतना एक्सपीरियंस्ड कोच के साथ हम जुड़े हुए थे, स्पोर्ट्स वॉइस व्यूअर्स को बहुत फायदे होते हैं सर। थैंक यू सो मच for your suggestions and valuable experience to the players. So viewers, this is all for the second day match analysis. Thank you so much for being with us. We'll be back with another topic again. Thank you. Bye bye.